गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। हमने फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो लिया था कि क्या इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे अंडर डेवलप इकोनॉमी कहते हैं। उसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि इंडिया की इकोनॉमी को अनडेवलप्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। जैसे लो पर कैपिटल इनकम यहाँ पर बहुत लो है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, वगैरह वगैरह। हमने इतने सारे पॉइंट्स इसके अंदर पढ़े थे। नाउ अब हम जो पढ़ रहे थे वो ये था कि हम दूसरा पर्सपेक्टिव हमने देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपिंग पेस पे क्यों कहा जाता है। उसके भी हमने कल पॉइंट्स पढ़े थे। हमने फर्स्ट पॉइंट उसमें पढ़ा था कि परपेचुअल एंड रैपिड ग्रोथ इन नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। हमने ये फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर लगातार और रैपिडली बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो रही है नेशनल और पर कैपिटल इनकम की। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर 1950 से लेकर और 2015 एंड 16 तक के रिकॉर्ड के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या रिकॉर्ड उसमें चेंज हुआ है। नेक्स्ट हमने उसमें ही दो सब पॉइंट पढ़े थे कि जो सर्विस सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है हमारी, अगर नेशनल इनकम के अंदर देखें तो वो 60% का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि पहले बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट था। आज जो दूसरा पॉइंट था वो था चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पर जो कमर्शियल स्ट्रक्चर था वो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। आज हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे पहले एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट थे, आज सर्विस सेक्टर के अंदर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उसके बाद जो हमारा अब ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Economic and social infrastructure in India is changing rapidly. India's total installed power generation capacity has increased about 100 times in the last 65 years. The total length of Indian roads was about 4 lakh kilometers, which at present has reached about 50 lakh kilometers. Similarly, there have been a massive expansion of banking and insurance services. Literacy rate was 18.3 in 1951, which increased to 74.04% in 2011. Similarly, life expectancy at the time of birth in 1951 was 32.1 years, which became 68 years in year 2014. The improvement in this economic and social structure are the pillars of development. On the basis of education and health services expansion, we can say that Indian economy is a developing economy. तो ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन है कैपेसिटी वो पिछले 65 इयर्स में 100 गुना ज़्यादा हो चुकी है। हमारे इंडिया की जो टोटल रोड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 4 लाख किलोमीटर्स की है और पहले 4 लाख किलोमीटर्स की थी। आज अगर देखा जाए तो वो 50 लाख किलोमीटर के रोड्स हैं हमारे यहाँ पर। सिमिलरली हमारे यहाँ पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। लिटरेसी रेट जो कि पहले 18.3 थी 1951 के अंदर, अब हमारी लिटरेसी रेट है 74.04% और वो भी 2011 के अंदर। ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट थी हमारी बर्थ के टाइम पे 1951 में वो 32.1 ईयर्स थी और अब वो 68 ईयर्स हो चुकी है 2014 में। तो ये जो सारी एक सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है ये हमें पिलर्स दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, हम डेवलपिंग फेज़ के अंदर हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया की। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है अदर फैक्टर्स में हम देखते हैं कि अदर फैक्टर्स क्या हैं, हमें वो देखना है कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इज़ चेंजिंग हेयर, फॉरेन ट्रेड इज़ चेंजिंग पॉजिटिवली। हमारे यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ कमिंग डाउन सफिशेंटली, और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। हम एवर इंक्रीजिंग है, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हम कम भी हो रहे हैं। In the decades of 1961 to 1971, the growth rate of India was 24.80%. Falling down, it becomes 17.64 in the decades of 2001 and 11.
1961 और 1971 वो एक डेकेड जो 10 साल का गुजरा था, उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो 24.80% थी, जो कि 2001 से लेकर 11 के बीच में कितनी रह गई थी, 17.64%। ऑल दीज फैक्टर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये हमें दर्शाते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। On the basis of the study, we can say that although many characteristics of undeveloped economy are seen in Indian economy, still it is proceeding fast on the path of development. हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्टडीज़ में हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी को भी दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, प्रोसीड कर रही है डेवलपमेंट के पाथ पे। और इसी रैपिड ग्रोथ की वजह से इंडियन इकोनॉमी को हम डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहेंगे एक दिन, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये तो बात हो गई दोनों पर्सपेक्टिव की, जिससे हमने हमारी इकोनॉमी को जज करा है, या कह सकते हो हमने देखा है हमारी इकोनॉमी इंडिया की कैसी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए थे तो हमारी कंट्री को बिल्कुल र्यून करके चले गए थे, डैमेज करके गए थे बिल्कुल। हमारे यहाँ का इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारा बैकग्राउंड उन्होंने डैमेज कर दिया था। तो जब हमने आज़ादी पाई थी 1947 के बाद और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 के बाद, तो क्या हुआ था, लोगों ने ये सोचा था सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे हाथ में आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो था कि हमारे देश को कैसे हम डेवलपमेंट की पेस पे लेकर आएँ। इसीलिए हमारी सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेकर आए। 5 ईयर प्लानिंग उन्होंने धीरे धीरे करना स्टार्ट करी, हर एक सेक्टर के ऊपर उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट करा और ऐसे ही करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो रेगुलरली लाते रहे। तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनमें ये भी आई थी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो रिफॉर्म्स थी ये आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसके अंदर वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करना चाहता था, डेवलपमेंट करना था, तो पूरा उसका प्लान लेआउट था। मिक्स्ड इकोनॉमी थी क्योंकि हमारे यहाँ की। बाय गिविंग पब्लिक सेक्टर अ पावरफुल प्लेस इट वॉज मेड अ चीफ मोटिव ऑफ डेवलपमेंट। जब हमने पब्लिक सेक्टर को एक पूरी पावरफुल प्लेस दे दी थी तो ये एक मोटिव बन गया था डेवलपमेंट का। Private sector was kept under control during 1950 to 1990. So many rules and regulations were made for the operation and management of the economy that the development process was almost stopped. Besides this, the government had to spend a big amount of its resources on defense and social sectors too. तो ये बोल रहे हैं 1950 और 1990 के बीच में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ताकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल रुक गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने जो अमाउंट था, अपनी जो रिसोर्सेज थी, कैपिटल रिसोर्सेज, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने डिफेंस के ऊपर और सोशल सेक्टर्स पे स्पेंड कर दिए थे। Many times the money borrowed from international organization and other countries was spent in the irresponsible manner on consumption function by the government. बहुत बार क्या हुआ, जो हम पैसा उधार लेते थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या अदर कंट्रीज से, वो इररिस्पॉन्सिबल मैनर से स्पेंड होता था, बिल्कुल किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, और ये कोई कंजम्पशन फंक्शन जो था गवर्नमेंट का वो बिल्कुल भी सही नहीं था। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वर मोर देन इट्स इनकम। हमारी सरकार के खर्चे ज़्यादा थे और इनकम कम थी। द गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ लोन टू फुलफिल देयर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को अपने जो था अमाउंट को फुलफिल करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस के अमाउंट को फुलफिल करने के लिए वो अपने लोन का अमाउंट बढ़ाने लग गए थे। देयर वॉज क्लियर एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और जो एक फिजिकल डिसिप्लिन होता है कि हमें कितना लोन लेना है, कितना हमें अपनी कैपिटल को रखना है, इसका जो एक बैलेंस था वो बिल्कुल भी नहीं था। एक डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर। फिजिकल डिसिप्लिन किसको कहते हैं, देखिए, रेफर्स टू द पॉलिसीज़ एंड एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट विच आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द लोड ऑफ डेफिसिट एंड डेब्ट्स ऑन द गवर्नमेंट। ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे एफर्ट्स जो एक गवर्नमेंट लेती है ताकि वो जो लोड है डेफिसिट का, अगर आपकी कोई कमी आ जाती है कभी किसी फंड की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, या गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेप्ट आ जाता है, कोई उनके ऊपर कोई कर्जा आ जाता है, डेप्ट ऑन गवर्नमेंट आ जाता है, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम फिजिकल डिसिप्लिन का यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विथ फिजिकल डिसिप्लिन द इंडियन इकोनॉमी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्रेड डेफिसिट।
हमारे यहाँ पर फिस्कल इनडिसिप्लिन तो था ही, हमारे यहाँ पर लोन्स का और इसका डेब्ट का कोई मैनेजमेंट ढंग का नहीं था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी था। नो केयर वॉज टेकन टू कर्ब द राइजिंग इम्पोर्ट एंड टू प्रमोट एक्सपोर्टिंग बिफोर 19। हमारे यहाँ पर कोई भी मतलब किसी चीज़ की कोई केयर नहीं ले रहा था कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। 1990 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम बस इम्पोर्ट कराते रहते थे, हमारा खुद का माल बाहर नहीं जाता था। तो और इसके ऊपर किसी की नज़र भी नहीं थी, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान हो रहा था। तो ट्रेड डेफिसिट भी था और फिस्कल डेफिसिट भी था, फिस्कल इनडिसिप्लिन भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट था उस टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड डेफिसिट। The superiority of import over export in a country is measure of its economy। जब superiority, जब ज़्यादा हमारा import होने लग जाता है, हमारे export थे किसी भी country का, तो ये उस कंपनी का measure करती है, ये show करती है कि जो increased value है import की, value over the वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। ये ट्रेड डेफिसिट ये दर्शाता है कि आपकी इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है आपके एक्सपोर्ट के वैल्यू से। ये जो मेजर है ये डेफिसिट लाता है गुड्स जो ट्रेड हो रहे हैं हमारी कंट्री के बीच के अंदर, उसके अंदर। द इंडस्ट्रीज वर गिवन अनइम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ 1950 एंड 1990। इंडस्ट्रीज़ को बेमतलब की बिना इम्पॉर्टेंट की प्रोटेक्शन दे रखी थी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1950 और 1990 की। अनस्किल मैनेजमेंट था कंपनीज़ का, इकोनॉमिक बॉडीज़ ने अपनी तरीके से चला रखा था, एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी हमारे यहाँ पर, रिसोर्सेज जो अच्छे से यूज़ कर सकें। तो पूरा जो होल स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का वो ही पूरा डिफेक्टिव था। सो द प्रोडक्शन ऑफ प्राइसेस इंक्रीज एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज वेरी मच। प्रोडक्शन के प्राइसेस तो बहुत इंक्रीज़ हो जाते थे, लेकिन जो प्रोडक्शन का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा था। The slow growth in production, maximum public expenses and other reasons created the problem of inflation। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन का बिल्कुल स्लो ग्रोथ करना, पब्लिक के एक्सपेंसेस का बढ़ता जाना, इन सब चीज़ों ने और अदर रीजंस जो थे इन सब ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करी। द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटी शॉक द होल इकोनॉमी। जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई थी, हर चीज़ की एक बढ़ती हुई महंगाई थी, उसने पूरे हमारी इकोनॉमी को शॉक्ड कर दिया था। Due to these circumstances, the balance of payment for Indian remained adverse and the foreign exchange reserve reduced to a low. In early 90s, the foreign exchange reserve of India had been reduced to such a point that India could barely finance 2 weeks for a worth of import। इन सारी सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था इंडिया का वो भी बहुत ही बुरा एडवर्सली इफ़ेक्ट हुआ। फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व थे वो भी बहुत नीचे आ गए। अर्ली 19s के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो था इंडिया का वो इतना नीचे चला गया कि हम अपने 2 वीक के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे थे इम्पोर्ट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन होती है और जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपने कितना लेन देन करा है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो वो भी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ था। Government of India applied economic reforms according to new economic policy in July 1991 to reform the fiscal imbalance, defective structure of economy and the crisis of balance of payment। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही परेशान हो गई, हर तरफ डिसबैलेंस हो गया, तो ज़रूरत पड़ी एक नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए। तो उस टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा गया जुलाई के अंदर 1991 में, ताकि जो हमारे यहाँ पर फिस्कल इम्बैलेंस हो रहा है, डिफेक्टिव स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, क्राइसिस हो रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, इन सब चीज़ों को सही करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया गया, इसको 1991 में लाया गया। Although the process of economic liberalization had started in 1980s, although हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन खाता है, टैक्सेशन के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन की जो पॉलिसी थी वो 1980 में स्टार्ट हो चुकी थी, yet it was not regulated at the time with absolute seriousness, लेकिन ये बिल्कुल सीरियसनेस से ऑपरेट नहीं होती थी। Thus these problems become intense, इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गई। India requested for financial assistance from 2 international organizations named World Bank and International Monetary Fund in that condition। इसीलिए इंडिया ने इस प्रॉब्लम की घड़ी के अंदर किससे हेल्प मांगी? एक तो वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगी और इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड जो थी उन्होंने उनसे हेल्प मांगी 1991 के अंदर। इन ऑर्गेनाइजेशन ने लोन्स प्रोवाइड करे इंडिया को इस कंडीशन के अंदर, और कुछ कंडीशन अनाउंस करी, और उन्होंने बोला आप नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आओ 1991 के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आपके यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स आने की वजह से कुछ अच्छा हो सके। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। हम कल की क्लास के अंदर ये पढ़ेंगे कि वो पॉलिसीज़ आखिर कौन सी थी और उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, क्या लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ था, और ग्लोबलाइजेशन में कैसी पॉलिसीज़ को वेलकम किया गया था। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। आप इस क्लास को गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।